चैप्टर ख़त्म किया था और उसकी वर्कशीट भी सॉल्व की थी। लेकिन एक छोटी सी वर्कशीट, बेसिकली बस ये एक सवाल की वर्कशीट है, ये और है इसके अंदर, ये भी हम कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे। ये वर्कशीट नंबर 10 है आपकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर की वर्कशीट नंबर 3 है शायद, या 4 है, एंड आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। इसमें अगर आप देखें गौर से तो इसमें जो पहला सवाल है, इसमें एग्जामिनर पूछा है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ फील्ड ऑफ फोर्स। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फील्ड ऑफ अ फोर्स। अब ये फील्ड ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या होता है? फील्ड ऑफ अ फोर्स का मतलब होता है कैसे फील्ड जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड होती है, वहाँ पर किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उस पर किसी मास पे फोर्स लगती है। और मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर किसी मैग्नेट पे फोर्स लगती है। तो फील्ड ऑफ फोर्स का मतलब एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगे। तो बेसिकली इट इज अ रीजन इन स्पेस, it is basically a region in space where an object experiences force। ठीक है, यानी कि जो फील्ड ऑफ फोर्स है, बेसिकली वो एक ऐसा रीजन है स्पेस में जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर किसी रीजन में एक ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करे तो उस रीजन को हम फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर टू एग्जांपल्स ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। State one similarity and one difference between these two fields of force। इलेक्ट्रिक फील्ड में और ग्रेविटेशनल फील्ड में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? अब देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। उनमें से एक बेसिक कॉमन सिमिलैरिटी है कि दोनों में जो फोर्स होती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो दोनों फोर्सेस जो हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगी। तो इसका जवाब, इसमें सिमिलरिटी क्या लिखेंगे? इन बोथ फील्ड्स, इन बोथ फील्ड्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, force is inversely proportional to the square of distance। दोनों फील्ड्स में जो फोर्स होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों फील्ड्स में जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत सिंपल है। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमेशा अट्रैक्शन होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्जन भी हो सकती है। तो डिफरेंस ये है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स लगती है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। Gravitational force is always attractive. Electric force can be electric force can be attractive and repulsive both। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो सर लास्ट पार्ट में कह रहा है कि टू प्रोटॉन्स आर आइसोलेटेड इन स्पेस, their centers are separated by a distance r, each proton may be considered to be a point mass with point charge। Determine the magnitude of the ratio force between protons due to electric field and force between protons due to gravitational field। सवाल में कह रहा है कि भाई ये एक प्रोटॉन है, कहाँ गया प्रोटॉन, ये रहा, और एक प्रोटॉन ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको आप क्या अज्यूम कर लें, आर अज्यूम कर लें। तो इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स,
और जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रेशो मालूम करना है। ठीक है, इसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन्स का मास कितना होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होता है। अब देखें प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज दोनों आपको जो है वो आपका जो पेपर 4 होता है उसके पेज नंबर 2 पे गिवन होता है। जो आपका पेपर 4 होता है उसके पेज नंबर 2 पे गिवन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है तकरीबन 1.66 या 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम होता है। जबकि चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है। तो देयरफॉर जब आप फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो कितनी होगी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज क्यू और दूसरे प्रोटॉन का चार्ज बी क्यू, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है ना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई एंड डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा आएगी, कैपिटल जी, एक प्रोटॉन का मास दूसरे प्रोटॉन का मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और कैपिटल जी और एम मल्टीप्लाई बाई एम, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब वैल्यूज पुट करें, 1/4 पाई नॉट बराबर बनता है तकरीबन 9.0 एक्सपोनेंट 9 के। क्यू का मतलब है चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 और एम का स्क्वायर कितना होगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 का स्क्वायर। सॉल्व करके मुझे बता दें इसका आंसर क्या है। सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए फटाफट इस रेशियो को सॉल्व करें सब लोग जावे जल्दी से। ऑलराइट भाई, तो इसका आंसर आ रहा है 1.2 एक्सपोनेंट 36। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट 36। ठीक है, ये रेशियो आ गया इसका। इस रेशियो से आपको ये भी अंदाजा होता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में तकरीबन 10 की पावर 36 टाइम्स आता है। ठीक है जी, तो ये आपका जो है फुल एंड फाइनल आंसर आ गया एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर आपका जो है वो पाए तकमील को पहुंचा। किसको पहुंचा, पाए तकमील को पहुंचा। तो देखिए अब सूरत हाल क्या है, सूरत हाल बड़ी नाजुक है। आप जो है माशाल्लाह से ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते कहाँ तक पहुंच गए, बहुत दूर तक पहुंच गए। जब आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी तो आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि आप इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे। सूरत हाल ये है कि आप जो है वो पहला चैप्टर यानी कि सर्कुलर मोशन का चैप्टर कर चुके हैं, आप दूसरा चैप्टर यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का चैप्टर कर चुके हैं और आप तीसरा चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर भी कर चुके हैं। ठीक है, तो तीन चैप्टर जो है
वो आप जो है मुकम्मल कर चुके हैं, सर्कुलर मोशन का, ग्रेविटेशनल फील्ड्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों की वर्कशीट्स मैंने आपको करवा दी हैं। बाकी के तीनों चैप्टर्स में से शुरू का मटेरियल तो शायद आपको मिल भी गया था, कुछ असाइनमेंट्स आपको मिल भी गई थी। बाकी जो मटेरियल है, बाकी जो असाइनमेंट्स हैं, बाकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, वो मटेरियल आप जो है कॉलेज जाकर, अगर आप बुरा ना माने, अगर आपको जो है वो कोविड का डर ना हो, अगर आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, तो कॉलेज जाके आप कलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप कॉलेज से कब कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप जो इन तीनों चैप्टर की प्रैक्टिस असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करना शुरू करें, ताकि फिर हम आपके टेस्ट लेना शुरू करें उनके से। ठीक है, तो 3 चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हैं, बाकी अब सारा काम आप लोगों को करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको जो लास्ट वर्कशीट और लास्ट जो पीडीएफ शेयर की थी, वो कौन सी कहाँ तक की थी? आपके साथ जो लास्ट पीडीएफ मैंने शेयर की है ग्रुप पे, वो कौन सी वर्कशीट तक सॉल्व किया है, कौन से लेक्चर तक सॉल्व जो है वो शेयर किया? अगर आप में से किसी के गले में से आवाज़ निकलती हो, तो माइक को अनम्यूट करके प्लीज़ बता दे वो। सर ग्रेविटेशनल फील्ड के टॉपिक की थी, उसमें ग्राफ शुरू ही हो रहे थे सिर्फ। अच्छा अच्छा, चले मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंप्लीट हो गया ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तक और वर्कशीट नंबर 10 तक जितने भी मेरे पास मटेरियल है, मैं सारा पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी जो आपके प्रैक्टिस का मटेरियल है, वो फिर आप कॉलेज से कलेक्ट कीजिएगा, बुक्स वगैरह जो आपको मिलती है ना, जो लास्ट ईयर से आपको बुक्स मिली थी, वो असाइनमेंट बुक्स और जो वर्कशीट्स और प्रैक्टिस टेस्ट की बुक जो है वो आप कॉलेज से कलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अब हम ऐसा कहते हैं कि नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। आज मेरे ख्याल से 20th है ना, 20th अगस्त है आज। एक मिनट दीजिएगा मेरी ज़रा। चलें यार, तो अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस को। ठीक है, नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारे सीक्वेंस का टॉपिक नंबर 4 है। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का टॉपिक है, ये करने की वजह ये है कि टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक्ड है। तो जब कभी भी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो हमेशा कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस का टॉपिक और जो आपका इसका टॉपिक है, कैपेसिटेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक, वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है, आपके कैपेसिटेंस का टॉपिक और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक जो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो लिहाजा इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ़ौरन बाद जो है आपको जो है वो कैपेसिटेंस का टॉपिक जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। अब कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो कैपेसिटेंस का लफ्ज़ है, यह है कैपेसिटर से।
सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर जो है वो क्या होता है। देखिए, कैपेसिटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लाइक रेजिस्टेंस और लाइक बल्ब। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? उसकी ज़िंदगी का मकसद है टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कैपेसिटर आप किस लिए यूज़ करते हैं? कैपेसिटर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे स्टोर करता है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ, बट बेसिक थिंग इज दैट जो कैपेसिटेंस है इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है उसका बेसिकली मकसद क्या है? कैपेसिटर का बेसिक मकसद है टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का काम होता है। कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक सिंबल होती है वो क्या होती है? कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक सिंबल होती है वो ये होती है कि आप जो है दो पैरेलल लाइन बनाते हैं वर्टिकल, फिर इस तरह से दो लाइन बना देते हैं, तो कैपेसिटर की सिंबल हो गई। तो टेढ़ी मेढ़ी बनाई है मैंने, दोबारा से बना देता हूँ। दूसरा से वर्टिकल लाइन बनाएंगे सीधी और इस तरह से दो लाइनें खींच देंगे, तो ये कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक सिंबल है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो कैपेसिटर होता है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? एक कैपेसिटर जो होता है उसमें दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स। एक कैपेसिटर में दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, मेटल की प्लेट्स के बीच में जो है वो एक इंसुलेटर रखा है। A capacitor consists of two metal plates separated by an insulator। यानी कि कैपेसिटर जो होता है उसमें दो मेटल की प्लेट्स होती हैं और दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है। हम जो इंसुलेटर यूज करेंगे हम एयर यूज करेंगे। ऐसे और भी इंसुलेटर हो सकते हैं मेटल की प्लेट्स के बीच में, लेकिन हम जो है सिर्फ एयर यूज करेंगे, हम कोई और इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि दो मेटल की प्लेट्स हैं, ये मेटल की प्लेट है, वो भी मेटल की प्लेट, और उसके बीच में क्या होगा? उसके बीच में एयर होगा, यानी कि इसके बीच में इंसुलेटर होगा। बस इस तरह से कैपेसिटर तैयार हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कैपेसिटर की। दो मेटल की प्लेट्स हैं और दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में क्या है? दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर होगा, जो कि हमारे केस में एयर होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कैपेसिटर की ज़िंदगी का मकसद है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। और कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या है? कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन ये है कि इसमें दो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में एक इंसुलेटर होता है, लाइक एयर। जब आप एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब आप जो है आप जब अपने उसको एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, जब आप एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज होता है। जब आप एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है? फिर चार्ज होता है। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है इसको देखें। ये कैपेसिटर है, इसकी दो मेटल की प्लेट्स हैं और इन दो मेटल की प्लेट्स को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी है बेचारी। ठीक है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई। कनेक्ट कर दिया।
अब आपको पता है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो बड़ी वाली डंडी होती है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी वाली डंडी जो होती है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये दोनों मेटल की प्लेट्स हैं। अब आपको पता है कि मेटल की प्लेट्स पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाली प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो आपको इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से इस वाली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो लिहाजा दोनों प्लेट्स पर जो है वो ऑपोजिट चार्ज जो डेवलप होता रहेगा, और इसको हम कहते हैं कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब ये कैपेसिटर की जो चार्जिंग है ये कंटिन्यू होती है। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कंटिन्यूस। कब तक चार्जिंग जो है वो कंटिन्यू होती रहती है, टिल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, यानी जब तक कैपेसिटर की दोनों प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए, बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस बैटरी। यानी कि जब तक बैटरी के वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए दोनों प्लेट्स का, ये चार्जिंग कंटिन्यू होती रहेगी। अब जब दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो फिर ये चार्जिंग क्या हो जाएगी, फिर ये चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। तो कैपेसिटर जो है वो उस वक्त तक चार्ज होता रहता है जब तक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर प्लस माइनस आता रहेगा, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, और जब तक इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्टेज के बराबर ना हो जाए बैटरी के, ये चार्जिंग होती रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें मैंने एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट की, तो कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज होता रहेगा जब तक कैपेसिटर की दोनों की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना हो जाए, 12 वोल्ट ना हो जाए। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का हो जाएगा तो चार्जिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज कर चुके होंगे तो फिर उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे करेंगे। उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो आपके कैपेसिटर है, ठीक है, इसको आपने चार्ज कर लिया, इसकी इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू अ बल्ब और थ्रू अ रजिस्टर, या थ्रू डायरेक्ट वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस प्लेट के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेकरार हैं इस वाली प्लेट पे पहुंचने को, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव वाली प्लेट के, ये भाग कर कहाँ पहुंचेंगे, पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचेंगे। और जैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे पहुंच जाएंगे तो ये प्लेट भी न्यूट्रल हो जाएगी, ये प्लेट भी न्यूट्रल हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो करेंगे ना, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो व्हेन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, तो दैट फॉर दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस बल्ब में से एक करंट पास होगा, और वो करंट जो पास होगा वो इंस्टेंटेनियसली पास होगा, बिल्कुल एक लम्हे के लिए पास होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बल्ब एक लम्हे के लिए जलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो ये एक लम्हे के लिए जो बल्ब ऑन हुआ था, क्यों ऑन हुआ था, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटर जो है चार्ज होता है और फिर वो इस तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। अब जरा हम बात करते हैं असल टॉपिक की, और वो असल टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को हम शो करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, कैपेसिटेंस को हम किससे शो करते हैं, कैपेसिटेंस को हम शो करते हैं कैपिटल सी से। अब देखना ये कैपेसिटेंस होती क्या है। देखिए ना कैपेसिटेंस क्या होती है, बेसिकली कैपेसिटेंस भी होती है बेसिकली कि अगर फर्ज करें ये कैपेसिटर है,
हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी का वोल्टेज कितना है V? बैटरी का वोल्टेज माशाल्लाह से कितना है भाई? बैटरी का वोल्टेज V है। अब क्या होगा, ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और जो दूसरी वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अगर बैटरी का वोल्टेज और इसमें दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल इसमें बराबर हो जाएगा तो चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। अब फर्स्ट करें कि इस वाली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हुआ। कितना चार्ज स्टोर हुआ? प्लस क्यू। और इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज स्टोर हुआ। अब देखें, मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू लिखा है, इसके जरिए मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज स्टोर होगा बिल्कुल बराबर स्टोर होगा। इस पे भी चार्ज क्यू स्टोर होगा, इस पे भी चार्ज क्यू स्टोर होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि इस पे जो चार्ज स्टोर होगा लेफ्ट वाली प्लेट पे वो पॉजिटिव होगा और राइट वाली पे नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर अगर इस पर 12 चार्ज स्टोर होता है तो इसके ऊपर भी 12 चार्ज स्टोर होगा, लेकिन ये 12 पॉजिटिव 12 कूलम होगा और ये 12 माइनस 12 कूलम होगा। तो दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज स्टोर होगा, एक के ऊपर प्लस क्यू और एक के ऊपर माइनस। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ क्यू इज द चार्ज स्टोर्ड, if Q is the charge stored on any one plate of capacitor, यानी फर्स्ट करें कि अगर Q जो है वो कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पर स्टोर होने वाला चार्ज है। इफ Q is the charge stored on any one plate of capacitor, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि जो चार्ज स्टोर होगा Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज V के। ठीक है, यानी अगर Q जो है वो चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, तो जो चार्ज स्टोर हो रहा है Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बैटरी के वोल्टेज के। यानी कि बैटरी का वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा किसी भी एक प्लेट पे स्टोर होने वाला चार्ज उतना ज़्यादा होगा। बैटरी का वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा किसी भी एक प्लेट पे स्टोर होने वाला चार्ज भी उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V। सही है तक बात? अब यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके इक्वलिटी लाना चाहते हैं तो कांस्टेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट C होता है। यानी कि इस एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें, यानी कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप रिप्लेस करना चाहें इक्वलिटी के साइन से, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए होगा। आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए होगा। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो यहाँ पर C होता है, और C यहाँ पर क्या कहलाता है? C यहाँ पर कैपेसिटेंस कहलाता है। सही भाई? और C यहाँ पर क्या कहलाता है? C यहाँ पर कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक, अब यहाँ से अगर आप C को सब्जेक्ट बनाएं, यहाँ से अगर आप C को सब्जेक्ट बनाएं तो C किसके बराबर होगा? Q अपॉन V के बराबर। यहाँ से अगर आप C को सब्जेक्ट बनाएं तो C बराबर होगा Q अपॉन V के। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? फॉर्मूले के हिसाब से डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि C बनेगी वो ये बनेगी कि इट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी, पहले तो मैं जनरल डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी। चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि यूनिट वोल्ट पर, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे, यूनिट वोल्टेज पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, दैट इज कैपेसिटेंस। और अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को स्पेसिफिकली डिफाइन करें, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज स्टोर्ड एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, charge stored on any one plate of capacitor
पर यूनिट वोल्टेज। चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस की जनरल डेफिनेशन क्या है? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। और स्पेसिफिकली अगर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात करें आप, स्पेसिफिकली अगर आप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है? चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वोल्ट। ठीक है, तो एग्जामिनर से सिंपली बोले डिफाइन कैपेसिटेंस, तो बस सिर्फ आप ये लिख दीजिए चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली बोले कि डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो आप बस एक जुमले का इजाफा कर दें कि चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, अगर इसकी ऐसा ही निकालना चाहें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस बराबर है किसके? चार्ज अपॉन वोल्टेज के। चार्ज को किस में नापते हैं? कूलम में। वोल्टेज को किस में नापते हैं? वोल्ट में। तो इसकी जो असाइनमेंट बनेगी वो क्या बनेगी? कूलम पर वोल्ट। और जो कूलम पर वोल्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैराड। और फैराड को हम शो करते हैं कैपिटल एफ। तो लिहाजा एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या बनी? एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस बनी भाई फैराड। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। जो आपके कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है वो फैराड होती है। सो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड एंड 1 फैराड is actually equal to 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अब 1 फैराड जो बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड और 1 फैराड बराबर है 1 कूलम पर वोल्ट के। अगर आप यहाँ पर जो है फैराड को भी डिफाइन कर लें, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का क्या मतलब होता है। किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आप उसके बारे में ये बताते हैं कि वो 1 कितनी होती है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन, तो डेफिनेशन ऑफ न्यूटन का मतलब है कि आप मुझे बताएं कि 1 न्यूटन कितनी फोर्स को कहते हैं। या अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिफाइन एम्पियर, तो एम्पियर को डिफाइन करने का मतलब है कि आप ये बताएं कि 1 एम्पियर कितने करंट को कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ डिफाइन कूलम, तो डिफाइन कूलम का मतलब है कि आप ये बताएं कि एक कूलम कितने चार्ज को कहते हैं। तो इसी तरह से अगर डेफिनेशन ऑफ फेरेट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि 1 फेरेट कितनी कैपेसिटेंस को कहते हैं। अब देखें कैपेसिटेंस बराबर है किसके? चार्ज अपॉन वोल्ट के। अब अगर फर्ज करें कि किसी कैपेसिटर पे 1 कूलम का चार्ज स्टोर होता है फॉर 1 वोल्ट, तो 1 और 1 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? 1 फेरेट। तो 1 फेरेट कैपेसिटेंस कब होगी? 1 फेरेट कैपेसिटेंस उस वक्त होगी जब 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे फॉर 1 वोल्ट। तो उस वक्त कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फेरेट होगी। तो 1 फेरेट का मतलब क्या है? 1 फेरेट is the capacitance when a charge of 1 coulomb when a charge of 1 coulomb is stored. 1 farad is the capacitance when a charge of 1 coulomb is stored on any one plate of capacitor on any one plate of capacitor per unit volt। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट पर अगर 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो कैपेसिटर की एक प्लेट पे, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड। ठीक है भाई, तो अब जरा एक लम्हे के लिए रुककर हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर की जो सिंबल होती है वो 2 पैरेलल वर्टिकल लाइंस होती हैं। और एक कैपेसिटर के जो होता है वो 2 मेटल की प्लेट से मिलकर बनता है जिसके बीच में एक इंसुलेटर होता है। और हम जो इंसुलेटर यूज करेंगे वो एयर है। जब आप एक कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है दूसरी प्लेट को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है।
जिसकी वजह से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस वक्त तक डेवलप होता रहता है जब तक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता। इसको हम कहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। फिर जब आप एक चार्ज कैपेसिटर से बैटरी को हटाकर उसकी जगह कोई बल्ब, कोई लोड, कोई रजिस्टर या कोई वायर लगा देते हैं, तो फिर होता क्या है कि जो नेगेटिव प्लेट का ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भागकर वापस पॉजिटिव प्लेट पर आते हैं, जिस वजह से नेगेटिव प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती कहाँ खत्म हो जाती है और पॉजिटिव प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन्स की कमी दूर हो जाती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनकी फ्लो की वजह से एक टेम्परेरी करंट प्रोड्यूस होता है, जिस करंट की वजह से बल्ब आपको एक लम्हे के लिए इंस्टेंटली जलता हुआ नजर आएगा। इस प्रोसेस को हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया। कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर बराबर चार्ज स्टोर होता है। बस फर्क ये है कि एक के ऊपर प्लस चार्ज स्टोर होता है और एक के ऊपर माइनस चार्ज स्टोर होता है। अब अगर आप दोनों में से किसी एक प्लेट की अगर बात करें, अगर आप दोनों में से किसी एक प्लेट की बात करें और दोनों में से किसी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसको अगर आप कैपिटल क्यू कहें, तो कैपिटल क्यू बराबर आता है सी वी के। यहाँ पर सी का मतलब कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट, यानी कैपेसिटेंस सी बराबर है क्यू अपॉन वी के। तो चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट जो है या चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैपेसिटेंस कहलाता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज। कैपेसिटर की ऐसा यूनिट होती है वो फेरेड होती है। 1 फेरेड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट के। और फेरेड की डेफिनेशन ये है कि 1 फेरेड जो है उस वक्त की कैपेसिटेंस है कि अगर कैपेसिटर की एक प्लेट पर 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो और 1 वोल्ट के लिए स्टोर हो, यानी जब 1 वोल्ट का वोल्टेज दें तो कैपेसिटर के ऊपर जो है वो 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज़ को समझते हैं। एक चीज को समझते हैं, एग्जामिनर कभी कभी एक सवाल पूछता है। एग्जामिनर कहता है कि वाई कैपेसिटर वाई a capacitor stores electric energy not electric charge। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हम इतनी देर से कह रहे हैं कि हम कैपेसिटर को बैटरी से लगाते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, फिर उसमें बल्ब लगाते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि कैपेसिटर जो है ना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर नहीं करता। तो हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है कि यार इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर नहीं करता। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो रीज़न है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए, अगर ये कैपेसिटर है और इसको अगर आपने जो है वो बैटरी से कनेक्ट किया तो इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो गया और इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो गया। तो अगर आप देखें तो दोनों प्लेट्स पर बराबर लेकिन ऑपोजिट चार्ज है। तो जब आप टोटल चार्ज स्टोर निकालेंगे तो नेट चार्ज जीरो आएगा। फर्स्ट कह रहा था इस प्लेट पे +10 चार्ज स्टोर हुआ है और इसके ऊपर -10 चार्ज स्टोर हुआ है, तो नेट चार्ज कितना स्टोर हुआ, +10 -10 यानी कि 0। तो नेट चार्ज कितना स्टोर हुआ, +10 एंड -10 यानी कि 0 चार्ज स्टोर हुआ। तो पहली बात तो ये कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज स्टोर होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इसमें जो नेट चार्ज स्टोर होता है वो 0 होता है। तो ये बात तो साबित होगी कि कैपेसिटर के ऊपर टोटल चार्ज जो स्टोर होता है वो 0 होता है। दूसरी बात ये कि एनर्जी किस तरह स्टोर होती है। एनर्जी इस तरह स्टोर होती है कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं तो आप इस पे चार्जेस को सेपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को आप कहाँ पे पहुँचा रहे होते हैं, इस प्लेट पे पहुँचा रहे होते हैं। तो जब आप सेपरेशन ऑफ चार्जेस करते हैं तो उन सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से एक वर्क डन होता है और वो वर्क डन जो होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो मैं सवाल का जवाब क्या लिखूंगा, मैं सवाल का जवाब ये लिखूंगा कि चार्ज स्टोर्ड सिंस चार्ज स्टोर्ड on both plates of
Since charge is stored on both plates of capacitor is equal but opposite. Is equal but opposite. Therefore, net charge stored is zero. However, the work done in separating the charges. However, the work done in separating the charges is stored in the form of electric potential energy, electric energy. However, the work done in separating the charges is stored in the form of electric potential energy or electric energy. तो हमने इस बात का जवाब दे दिया कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर नहीं करता, बल्कि कैपेसिटर एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर